हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो आपकी बुक है 1871 टू 1919, उसका 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। और ये आपके 2021 के क्वेश्चन पेपर की थर्ड वीडियो है, मींस पार्ट नंबर 3 है। बाकी के 2 पार्ट्स पे आपको मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका पार्ट नंबर 2 जो है 5 मार्क्स का, वो कंप्लीट यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 1904-5 के रूस जापान युद्ध के कारणों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ जाता है और 5 मार्क्स में भी आ जाता है। रूस जापान युद्ध विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में विख्यात है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही जापान विश्व में एक महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इस युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत से जटिल राजनीतिक परिवर्तन उपस्थित किए। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं, जैसे त्रिराष्ट्रीय हस्तक्षेप, रूसी साम्राज्यवाद, रूस की खुली बंदरगाहों पर अधिकार की इच्छा, राष्ट्रीयता का उदय और जापान और इंग्लैंड में संधि। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिराष्ट्रीय हस्तक्षेप के बारे में। त्रिराष्ट्रीय हस्तक्षेप 1895 ईस्वी में सिमोनोस्की संधि के कारण जापान ने चीन में के काफ़ी भाग पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसमें पोर्ट आर्थर तथा लियोयो तुंग शामिल थे। लेकिन त्रिराष्ट्रीय हस्तक्षेप मीन्स रूस, जापान और फ्रांस द्वारा जापान को इन क्षेत्रों पर अधिकार छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय जापान इतना शक्तिशाली नहीं था कि 3 शक्तियों से टक्कर ले पाता। सेकंड पॉइंट है रूसी साम्राज्यवाद। जापान पूर्व में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को किसी भी व्यवस्था में सहन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके हितों को भारी क्षति पहुंचने का भय था। थर्ड पॉइंट आता है रूस की खुली बंदरगाहों पर अधिकार करने की इच्छा। जापान ने इसका विरोध किया, क्योंकि प्रशांत महासागर में रूस का प्रभाव बढ़ जाने के कारण जापान के व्यापारी हितों को हानि पहुंचनी थी और उसकी मंडियों के विस्तार के भाग में रुकावट पैदा होनी थी। नेक्स्ट आता है जापान और इंग्लैंड में संधि। 1902 ईस्वी में इंग्लैंड और जापान ने अपने साझे हितों की रक्षा के लिए एक संधि की। इसके अनुसार यह निर्णय लिया गया कि रूस और जापान अगर युद्ध छिड़ गया तो इंग्लैंड तटस्थ होगा, और यदि किसी अन्य देश ने रूस की सहायता न की तो इंग्लैंड जापान के साथ देगा। राष्ट्रीयता का उदय, ये जापान और इंग्लैंड में जो संधि हुई थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीयता का उदय, जापान भलीभांति जानता था कि अगर उसे विश्व की एक शक्ति बनना है तो वह चीन की भांति अपने भाग्य को दूसरों पर नहीं छोड़ सकता, इसलिए जापान ने राष्ट्रीयता का उदय हुआ। नेक्स्ट आता है आपका विल्सन के 14 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर विल्सन शांतिप्रिय व्यक्ति था। वह युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था इस ढंग से करना चाहता था कि पुनः युद्ध की संभावना को समाप्त कर दिया जाए। युद्ध का अंत करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसने मित्र राष्ट्रों के सम्मुख 14 सिद्धांत रखे और इनके आधार पर संधि की शर्तें तैयार करने और यूरोप की पुनः व्यवस्था की अपील की। तो ये जो 14 सिद्धांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपकी जो सेकंड बुक है उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो आपने ये ज़रूर कवर करना है। पहला, गुप्त कूटनीति, गुप्त संधियों और गुटबंदियों की नीति को छोड़ दिया जाए और शांति संधियाँ खुले रूप से की जाए। दूसरा, युद्ध और शांतिकाल में सभी समुद्रों में के प्रयोग का अधिकार सभी राष्ट्रों को हो। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सब प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए जाएं। चौथा, सभी देश अस्त्र शस्त्र और अन्य युद्ध सामग्री में कमी करें। पांचवा, उपनिवेशों की व्यवस्था पक्षपात रहित ढंग से की जाए और ऐसा करते समय वहाँ की जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। 6वां, रूस के खाली किए गए प्रदेशों को पुनर्व्यवस्था राष्ट्रीयता के आधार पर की जाए। 7वां, जर्मनी बेल्जियम भी खाली कर दिए और इसे युद्ध से पूर्व की अवस्था में लाया जाए। 8वां, जर्मनी युद्ध के दौरान जीते हुए प्रदेशों को खाली कर दे और अल्सेस तथा लॉरेन के प्रांत फ्रांस को लौटाए जाएं। 9वां, इटली की सीमाएं राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर निश्चित हो जाएं। 10वां, अंतर्राष्ट्रीय हंगरी में निवास करने वाली सभी जातियों को स्वशासन का अधिकार प्रदान किया जाए। और 11वां जो आपका पॉइंट आता है वो है सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और रोमानिया की स्वतंत्रता को स्थिर
रखा जाए और सर्बिया को समुद्र तक पहुंचने का जो है वो मार्ग दिया जाए। अब आपका पॉइंट नंबर 12 आता है, विशुद्ध तुर्क प्रदेशों पर तुर्की का राज्य हो और डायनोलीज तथा बॉस्फोरस के जल डमरू मध्यों तक पहुंचने का मार्ग दिया जाए। 13वां, पोलैंड के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाए। और 14वां, छोटे बड़े सभी राज्यों को भौगोलिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाए। नेक्स्ट आपका आता है, युवा तुर्क क्रांति की व्याख्या कीजिए। यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा पार्ट नंबर 2 का। टर्की की तुलना की जनता उसके निरंकुश शासन से तंग आ गई थी। टर्की के अधीन ईसाई प्रजा में असंतोष फैला हुआ था। परिणाम स्वरूप टर्की में एक शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ जो युवा तुर्की क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। कारण क्या थे अब इसके? टर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद ने आरंभ में टर्की में उदार संविधान लागू किया, परंतु बाद में उसने इसे जो है वो स्थगित कर दिया और प्रतिक्रियावादी नीति का क्या किया, उसने अनुकरण किया। टर्की के नवयुवकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के कारण क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न हुई। टर्की के शिक्षित नवयुवक अनेक सुधार करके उन्नत राष्ट्र बनाना चाहते थे ताकि टर्की की गणना संसार के प्रगतिशील राष्ट्रों में हो और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में टर्की को उच्च स्थान प्राप्त हो। बर्लिन की संधि के अनुसार टर्की को कई प्रदेशों से वंचित होना पड़ा। इससे टर्की की आर्थिक दशा जो है वो बिगड़ गई थी। सुल्तान ने जनता पर कई कर लगाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, टर्की के अधीन बल्कान क्षेत्र में अनेक राज्यों की दशा शोचनीय थी। नेक्स्ट, यूरोप की अनेक शक्तियाँ टर्की की दुर्बलता से लाभ उठाकर वहां अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चिंतित थी। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो था अनेक संधियों द्वारा अपने अपने गुट बना लिए थे। अब हम बात करते हैं परिणाम के कि युवा तुर्की क्रांति के क्या परिणाम निकले। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो था, आंदोलन ने पूर्वी समस्या को नवीन प्रगति प्रदान की। बल्कान राज्यों में नवचेतना उत्पन्न हुई और इससे राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन मिला। दूसरा, युवा तुर्की दल ने गैर तुर्की जनता को तुर्की सभ्यता में रंगने का प्रयत्न किया। तीसरा, युवा तुर्की क्रांति द्वारा उत्पन्न हुई सुल्तान की कठिनाइयों को लाभ उठाकर इटली ने अफ्रीका में स्थित तुर्की के अधीन ट्रिपोली के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। और लास्ट, बल्कान में हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। बल्कान क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का बढ़ता प्रभाव सर्बिया के लिए असहनीय था। तो ये था आपका 2021 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2, मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपकी बुक है। और इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के नोट्स का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में। और कल की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट आता है समकालीन इतिहास, आपका क्या अभिप्राय है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस 3 ईयर से तो ये क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा है। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।